भारत में भाषा का जो सवाल है ना, वो सिर्फ अखबारों की सुर्खी या संसद की बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे घरों में, दोस्तों के बीच और कई बार हमारे मन के अंदर भी चलने वाला एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है। बिल्कुल। एक तरफ हिंदी है, जिसे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा न सिर्फ बोलता है, बल्कि समझता भी है। कई जगहों पर ये एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाएं हैं और हर एक का अपना एक समृद्ध इतिहास है, साहित्य है, एक जीती जागती संस्कृति है। सही बात है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे इसी जटिल और इमोशनल तस्वीर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी। हमारा मकसद है इन सभी तर्कों, आंकड़ों और विचारों के बीच से गुजरकर एक साफ तस्वीर पेश करना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर भाषाओं की क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है और सबसे जरूरी कि ये खींचतान क्यों है। हाँ, ये जो खींचतान है, इसकी असली वजह क्या है। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं और किसी भी भारतीय बहस की तरह इसकी शुरुआत भी संविधान से ही करनी होगी। आखिर हमारा संविधान इस पूरे मामले पर क्या कहता है। और यहीं पर सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। इन दस्तावेजों में जो एक बात बार बार उभर कर आती है, वो ये है कि संविधान की नजर में स्थिति बहुत साफ है। अच्छा। जी, बस हमारी समझ में थोड़ी उलझन है। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्कुल। दूसरा, अंग्रेजी को सह राजभाषा के तौर पर जारी रखा गया है ताकि कामकाज में खासकर गैर हिंदी भाषी राज्यों के साथ कोई रुकावट ना आए। और तीसरा बिंदु वो 8वीं अनुसूची से जुड़ा है ना, जिसमें 22 भाषाओं को जगह दी गई है। जी, जो भारत की भाषाई विविधता को एक तरह की संवैधानिक मान्यता देता है। लेकिन यहाँ पर स्रोत एक ऐसा पॉइंट सामने रखते हैं जो शायद इस पूरी बहस की जड़ है। और वो ये है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। ये सुनकर कई लोगों को हैरानी होगी। बिल्कुल। और ये कोई मामूली फर्क नहीं है। ये इस पूरे मुद्दे का मतलब केंद्र है। समझाइए जरा। राजभाषा का मतलब है सरकार के कामकाज की भाषा। ये एक प्रशासनिक और व्यवहारिक जरूरत है। ठीक है? ठीक है। लेकिन राष्ट्रभाषा एक सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतीक होती है। एक ऐसी भाषा जिसे पूरा राष्ट्र अपनी पहचान का हिस्सा माने। और हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर किसी एक भाषा को ये दर्जा नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया। वे जानते थे कि ऐसा करने से दूसरी भाषाओं को बोलने वालों के मन में एक अलगाव की भावना आ सकती है। यह दिखाता है कि वे भारत की विविधता को लेकर कितने सजग थे। ये तो हुई कानून और संविधान की बात, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में कानून और जमीनी हकीकत में अक्सर एक फासला होता है। हमेशा होता है। तो असल में सड़कों पर, बाजारों में, हमारे टीवी स्क्रीन पर हिंदी की क्या जगह है, इसकी वास्तविक पहुंच कितनी है। यहाँ पर कहानी आंकड़ों और भूगोल से शुरू होती है। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे हिंदी बेल्ट भी कहते हैं। जी, वहाँ ये प्राथमिक भाषा है। करोड़ों लोगों की ये मातृभाषा है। लेकिन इसकी असली ताकत इस बेल्ट के बाहर दिखती है। और इस विस्तार का श्रेय सरकारी नीतियों को कम और हमारी पॉप कल्चर को ज्यादा जाता है। आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड तो है ही, लेकिन अब कहानी उससे बहुत आगे निकल चुकी है। अच्छा। सोचिए, आज एक तमिल या तेलुगु फिल्म जैसे पुष्पा या आरआरआर जब हिंदी में डब होकर रिलीज होती है तो वो पूरे देश में ब्लॉकबस्टर बन जाती है। सही बात है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम देश के किसी भी कोने में बनी सीरीज हिंदी सबटाइटल्स या डबिंग के साथ देख रहे हैं। क्रिकेट की कमेंट्री जो कभी सिर्फ अंग्रेजी में होती थी, आज हिंदी में ज्यादा लोकप्रिय है। इसने हिंदी को ड्राइंग रूम और मोबाइल फोन के जरिए देश के उन कोनों तक पहुंचा दिया है जहां ये पारंपरिक रूप से कभी नहीं बोली जाती थी। और एक बात जो इन आंकड़ों में छिपी है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं, वो ये है कि जब जनगणना कहती है कि 43.6% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है, तो ये भी पूरी कहानी नहीं है। इस एक शब्द हिंदी के अंदर भोजपुरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी जैसी 50 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां शामिल कर ली जाती हैं। जी, और उस पर भी एक अलग बहस चलती है कि क्या ये हिंदी का हिस्सा है या अपने आप में स्वतंत्र भाषाएं हैं। हाँ, ये एक अलग ही बहस है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हिंदी की पहुंच को कागज पर तो बड़ा दिखाता है,
लेकिन ये उन भाषाई समूहों के बीच थोड़ी बेचैनी भी पैदा करता है, जो अपनी भाषा की अलग पहचान बना रखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब बहसों के बावजूद एक तथ्य अपनी जगह कायम है। अगर आज मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे महानगरों में अलग-अलग राज्यों से आए दो भारतीय मिलते हैं, जिन्हें एक दूसरे की मातृभाषा नहीं आती, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वे दोनों हिंदी में ही बात करेंगे। ये इसकी व्यावहारिक जमीनी ताकत है। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि हिंदी को लेकर कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। मतलब ये तो स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है, लोग इसे अपना रहे हैं। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन असलियत में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो हिंदी थोपने का डर है, ये जो विरोध के स्वर उठते हैं, आखिर वो कहाँ से आते हैं? और यहाँ पर यह बहस व्यावहारिकता से निकलकर पहचान, इतिहास और अस्मिता के क्षेत्र में चली जाती है। विरोध का कारण ये नहीं है कि हिंदी एक उपयोगी भाषा नहीं है। विरोध का कारण है अनिवार्यता का एहसास। मतलब कंपल्शन का। जी, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर में वहाँ की भाषाएं सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है। तमिल, मलयालम, कन्नड़ या असमिया, इन भाषाओं का हजारों साल पुराना साहित्य है। ये वहाँ की संस्कृति की आत्माएं हैं। इन स्रोतों में 1960 के दशक में तमिलनाडु में हुए हिंदी विरोधी आंदोलनों का भी विस्तार से जिक्र मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल, वो आंदोलन इस बात का प्रतीक थे कि जब भी लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी भाषा और पहचान पर कोई दूसरी भाषा थोपी जा रही है, तो प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है। और ये डर सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, आर्थिक भी है। बिल्कुल, एक जमाने में सरकारी नौकरियों के लिए हिंदी की अनिवार्यता को इस तरह देखा गया कि ये हिंदी भाषी उम्मीदवारों को दूसरों पर एक अनुचित बढ़त दे रही है। तो इसी पूरे संदर्भ में एक अप्रत्याशित भाषा ने, कह सकते हैं कि एक शांति दूत की भूमिका निभाई। हाँ, और वो थी अंग्रेजी। ये दिलचस्प है क्योंकि अंग्रेजी को अक्सर एक औपनिवेशिक भाषा के तौर पर देखा जाता है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है कि एक विदेशी भाषा दो भारतीय गुटों के बीच एक तटस्थ मैदान बन गई। और ये विरोधाभास ही तो भारत की खूबसूरती है। क्या है कि अंग्रेजी किसी भी एक भारतीय राज्य की मातृभाषा नहीं थी। सही बात है। इसलिए जब एक तमिल भाषी और एक बंगाली भाषी अंग्रेजी में बात करते हैं, तो किसी को यह महसूस नहीं होता कि वो दूसरे के सामने झुक रहा है या किसी और की भाषा अपना रहा है। ये एक बाहरी लेकिन समान धरातल वाली भाषा बन गई। जी, इसने अनजाने में एक ऐसा भाषाई संतुलन बना दिया जहां कोई भी भारतीय भाषाई समूह दूसरे पर हावी महसूस नहीं करता। तो अब तस्वीर ये बनती है कि हमारे पास एक तरफ हिंदी है जिसकी जमीनी पहुंच जबरदस्त है, दूसरी तरफ अंग्रेजी है जो एक तटस्थ लेकिन बाहरी विकल्प है। और फिर हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। तो अगर हम अंग्रेजी को एक पल के लिए अलग रख दें और सवाल ये पूछें कि क्या कोई भारतीय भाषा पूरे देश की संपर्क भाषा बन सकती है, तो इस पर हमारे स्रोत क्या कहते हैं? अगर हम सिर्फ भारतीय भाषाओं की बात करें तो इन सभी लेखों और आंकड़ों का निष्कर्ष एक ही दिशा में जाता है, और वो बहुत साफ है। और वो क्या है? तर्क ये है कि सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसमें पूरे देश के लिए एक लिंक लैंग्वेज बनने की वास्तविक क्षमता और आधार दोनों मौजूद हैं। एकमात्र, ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक दावा है। इसका आधार क्या है? दूसरी भाषाएं जैसे बंगाली या तमिल, जिनका साहित्य और इतिहास इतना पुराना है, वो इस दौड़ में क्यों नहीं है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पहुंच और संख्या है। बंगाली, तमिल, मराठी या तेलुगु, ये सभी महान भाषाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन इनका प्रभाव मुख्य रूप से अपने गृह राज्यों और कुछ प्रवासी समुदायों तक ही सीमित है। देश के दूसरे हिस्सों में इन्हें बोलने या समझने वाले लोग बहुत कम हैं। अच्छा। इसके विपरीत 2011 की जनगणना को ही देखें तो मातृभाषा के अलावा पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में हिंदी समझने या बोलने वालों की संख्या लगभग 57% तक पहुंच जाती है। 57%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोई भी दूसरी भारतीय भाषा इस संख्या के आसपास भी नहीं है। ये आंकड़ा ही इसे एक अखिल भारतीय क्षमता देता है जो किसी और के पास नहीं है। और स्रोतों में देवनागरी लिपि का भी एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र है। इसे अक्सर सिर्फ लिखने का एक तरीका मान लिया जाता है, लेकिन लेखकों का तर्क है कि ये हिंदी का एक सीक्रेट वेपन या गुप्त हथियार है। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बिंदु है। देवनागरी सिर्फ हिंदी की लिपि नहीं है। अच्छा। यही बात इसे खास बनाती है।
मराठी, जो महाराष्ट्र की एक बड़ी और समृद्ध भाषा है, वो भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। हाँ, ये तो है। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत की लिपि भी यही है। इसके अलावा कोंकणी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी जैसी कई अन्य भाषाएं और बोलियां भी देवनागरी का ही इस्तेमाल करती हैं। तो दूसरी लेन में जाना या किसी और शहर का एग्जिट लेना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही उपमा है आपकी। ये लिपि उत्तर और पश्चिम भारत की कई भाषाओं को एक साझा मंच देती है। इससे होता यह है कि एक मराठी भाषी व्यक्ति के लिए हिंदी पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है, भले ही बोलने में थोड़ा अंतर हो। यही बात कोंकणी या नेपाली बोलने वालों पर भी लागू होती है। तो ये लिपि एक पुल बना देती है। एक पुल बना देती है, जिससे हिंदी की स्वीकार्यता और सीखने की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में बहुत सरल हो जाती है। यह इसकी जोड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रख के देखें तो तस्वीर काफी जटिल लेकिन साफ होती है। एक तरफ ये सच है कि भारत की असली ताकत और सुंदरता उसकी बहुभाषिकता में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी एक भाषा को हर किसी पर थोपना ना सिर्फ गलत है, बल्कि ये देश की मूल भावना के भी खिलाफ है। बिल्कुल। और स्रोतों का निष्कर्ष भी इसी संतुलन की ओर इशारा करता है। हिंदी एक बहुत मजबूत संपर्क भाषा है और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन इसका विकास बाध्यता या सरकारी आदेशों से नहीं, बल्कि स्वीकृति और जरूरत से होना चाहिए। हाँ, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए। बिल्कुल। जब तमिलनाडु का एक छात्र बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए हिंदी सीखता है, या गुजरात का एक व्यापारी पूरे देश में अपना व्यापार फैलाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करता है, तो ये स्वाभाविक विकास होता है। तो आदर्श मॉडल क्या हो सकता है? शायद आदर्श मॉडल वही है जिसे हम त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानते हैं, भले ही उसे ठीक से लागू न किया गया हो। यानी मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी। जी, हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा सीखे, साथ में हिंदी या कोई अन्य भारतीय संपर्क भाषा सीखे, और वैश्विक संवाद के लिए अंग्रेजी या कोई और विदेशी भाषा सीखे। ये एक व्यवहारिक और सांस्कृतिक संतुलन बनाता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती है। जोत, ये तो लगभग स्थापित कर देते हैं कि आंकड़ों, पहुंच, पॉप कल्चर और लिपि के लिहाज से अगर किसी एक भारतीय भाषा में अखिल भारतीय संपर्क भाषा बनने की क्षमता है, तो वो सिर्फ हिंदी में है। जी, आंकड़े तो यही कहते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये नहीं है कि क्या हिंदी ये कर सकती है, बल्कि ये है कि कैसे इस क्षमता को साकार किया जाए, कैसे इसे जबरदस्ती के हथियार के तौर पर नहीं, बल्कि आपसी सहमति और स्वीकृति के पुल के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि भारत की जो अद्भुत भाषाई विविधता है वो न सिर्फ बनी रहे बल्कि और मजबूत हो। बिल्कुल।